So, hello and welcome to the class. And today we are going to start our new chapter. ठीक है? तो आज सब लोग अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स. सो सभी को वेलकम. सभी से फटाफट सभी ज्वाइन कर लो एक बार. ठीक है. सो I'm Vivek from the Department of Chemistry, Avanti Fellows, right? And in this class, we are going to start our chapter DNF block elements. So this chapter is going to be very, very, very important. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये चैप्टर हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. और बिफोर अगर हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की भी बात करें ना, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर अपना कवर करेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, तो उसको पढ़ने के लिए भी कुछ बेसिक चीजें की रिक्वायरमेंट होती है जो हमें डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट से मिलने वाला है. ठीक है. तो ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है. तो चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को हम लोग फटाफट. तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं दैट इज डी एन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में. सो दीज आर द एलिमेंट हैविंग कंप्लीटली फिल्ड आउटर मोस्ट शेल एंड इनकम्प्लीट फिल्ड इनर शेल. सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि ये ऐसे एलिमेंट्स हैं. दीज आर द एलिमेंट्स हैविंग कंप्लीटली फिल्ड आउटर मोस्ट शेल एंड इनकम्प्लीटली फिल्ड इनर शेल है. ठीक है. नाउ अगर मैं बात करूं इनके लास्ट इलेक्ट्रॉन के बारे में, सो इफ द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू द पेनल्टीमेट शेल. पेनल्टीमेट शेल क्या होता है आप सबको पता होगा, फिर हम डिस्कस भी कर लेंगे कि अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कहाँ करता है, एंटर इनटू द पेनल्टीमेट शेल, दैट इज n-1 d orbital, the elements are called d block element. And when it enter into n-2 f orbital, that is called anti penultimate shell, तब हम उसको f block elements बोलेंगे. ठीक है. यानी जनरली अगर मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझाऊं तो आप ऐसे इसको समझ सकते हो बेटा. कैसे कि देखो, सबसे पहले क्या होता है, जैसे अपने एस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा, तो मान लो ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, ये हम लोग का शेल हो गया, पहला शेल, ये हम लोग का दूसरा शेल हो गया. इसी तरीके से बेटा ये हम लोगों का क्या हो गया, थर्ड सेल हो गया. तो इस वाले सेल को बोलते हैं हम लोग आउटर शेल. इसको क्या बोलेंगे बेटा हम लोग, आउटर मोस्ट शेल. तो ये तो हो गया हम लोग का आउटर मोस्ट शेल. ये वाला जो शेल है बेटा उसको हम लोग बोलते हैं पेनल्टीमेट शेल, दैट इज पेनल्टीमेट. सो दिस इज कॉल्ड पेनल्टीमेट शेल. डन. सो दिस इज कॉल्ड पेनल्टीमेट शेल. क्लियर है. उसी तरीके से बेटा ये वाला जो शेल है ना, इसको हम लोग बोलते हैं एंटी एंटी पेनल्टीमेट शेल. ठीक है. तो ये कुछ क्लियर हो गया आप लोगों को ना, कि किसको बोलते हैं आउटर मोस्ट शेल, पेनल्टी शेल और एंटी पेनल्टी शेल. तो अगर इलेक्ट्रॉन हमारा ये पेनल्टी शेल में एंटर करेगा, इस वाले में एंटर करेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, इसको हम लोग बोलेंगे कि डी ब्लॉक का एलिमेंट है. और अगर इलेक्ट्रॉन हमारा किस में एंटर करता है, अगर इलेक्ट्रॉन हमारा एंटर करता है एंटी पेनल्टी मतलब इनर n-2 f ऑर्बिटल में, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि हमारा एफ ब्लॉक एलिमेंट होने वाला है. ठीक है. तो क्लियरली हम ऐसे कह सकते हैं कि मान लो अगर n की वैल्यू मेरी 5 है, लेट अस अज्यूम, सो ये हो जाएगा 5s2 मान लो. तो d के लिए कितने लिखेंगे, इसको d लिखेंगे n-1, यानी d हो जाएगा 4d. ठीक है. 1 2 3 कुछ भी हो सकता है. उसी तरीके से अगर f लिखना होता तो वो हो जाता 3f. बात समझ रहे हो. तो ये कहानी मैं समझा रहा हूँ कि n मतलब सबसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा, उसके बाद से इनर, उसके बाद से इनर मोस्ट. तो इस तरीके से हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट और एफ ब्लॉक एलिमेंट को क्लासिफाई करते हैं. चलिए. So these elements make up the three complete rows of 10 elements and incomplete fourth row in the periodic table. And these row are named as 3D, 4D, 5D and 6D. So in initial phase हम लोग क्या पढ़ेंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को कवर करने वाले हैं डिटेल में. वंस हमारा डी ब्लॉक कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की तरफ चलेंगे. ठीक है. तो सबसे पहले हम लोग डी ब्लॉक को ही कवर करने वाले हैं. सो देखो ध्यान से, इसमें हम कैसे इसको डिफाइन कर रहे हैं कि दीज एलिमेंट मेकअप 3 कंप्लीट रोज ऑफ 10 एलिमेंट्स. मतलब इसमें 3 तो कंप्लीट होते हैं, जैसे कि मैंने बोल दिया 3D हो गया, 4D हो गया, 5D हो गया. तो ये तीनों 10-10 एलिमेंट की कंप्लीट रो होता है. और जो फोर्थ हमारा रो है ना, वो इनकम्प्लीट फोर्थ रो होता है पीरियोडिक टेबल का. इन रो को किस नाम से पुकारते हैं हम लोग, किस नाम से जानते हैं, 3D, 4D, 5D एंड 6D सीरीज रिस्पेक्टिवली. 3D, 4D, 5D में तो 10-10 एलिमेंट्स होंगे, 6D सीरीज होगा वो थोड़ा सा इनकम्प्लीट रहता है. देखो, तो सबको हम देख भी लेते हैं फटाफट. तो ये है हम लोग का बेटा 3D सीरीज. ठीक है. 3D सीरीज दैट इज स्कैंडियम से लेके जिंक तक. उसी तरीके से 4D सीरीज है. ठीक है. वो हमारे कैडमियम तक है.
5D सीरीज हमारा कहाँ तक है, मरकरी तक है, और ये 60 सीरीज जो है वो थोड़ा सा इनकम्प्लीट है। तो इस तरीके से हम लोग पूरा बेटा अपनी डी ब्लॉक के क्लासिफिकेशन कर सकते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स का, कि एलिमेंट्स कितने हैं, किस तरीके के होते हैं और क्या क्या होते हैं। ठीक है, इसमें से भी मैं अगर बताऊं बेटा, तो जब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है 3D सीरीज। तो आपको बस 3D सीरीज पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि मैक्सिमम मेजोरिटी ऑफ 85 to 90% क्वेश्चंस जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 3D सीरीज से पूछे जाते हैं। तो आपको डी ब्लॉक के अंदर भी मैक्सिमम जो फोकस करना है जिसपे, वो है 3D सीरीज, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी में कुछ रेगुलरिटी पाई जाती है, जिससे इसको पढ़ना स्टडी करना, थोड़ा इसका डेटा है हमारे पास जो हम इसके बारे में पढ़ सकते हैं। अगर हम बात करूं 45 60, तो इसमें बहुत सारी इरेगुलरिटीज पाई जाती है, जिसके चलते इसकी प्रॉपर्टीज को पढ़ना इतना इजी टास्क नहीं है ना। तो आप मैक्सिमम जो फोकस करना है वो 3D सीरीज पे करना है। सो आई होप ये क्लियर है सबको, कोई इशू नहीं। चलो, अब मैं 3D सीरीज को याद करने का बेटा आप लोग को एक ट्रिक दे देता हूँ, जिससे कि आप लोग इस एलिमेंट को याद रख सकोगे। ठीक है, तो 3D सीरीज को याद करने का तरीका क्या है बेटा, देखो स्कैंडियम से शुरू हो रहा है और जिंक पे खत्म हो रहा है। तो बहुत सारे बच्चों को पता होगा अलग अलग ट्रिक, जैसे कि हम पूरा पीरियोडिक टेबल लर्न कर सकते हैं। तो उसी तरीके से एक छोटा सा ट्रिक है जिससे हम 3D सीरीज को याद रख सकते हैं। वो ट्रिक क्या है बेटा, दैट इज साइंस साइंस टीचर, दैट इज साइंस टीचर वेरी, ठीक है, साइंस टीचर वेरी क्रूअल। सो साइंस टीचर वेरी क्रूअल मांगे मांगे फेयर कॉपी, मांगे फेयर कॉपी, और इसको एक साथ बोलना, निकल कॉपर जिंक। तो इस तरीके से बेटा हम लोग इसको याद रख सकते हैं 3D सीरीज को। अगर किसी को किसी और तरीके से याद है तो वेल एंड गुड, जिसको याद नहीं है उसको याद करने के लिए मैंने एक छोटा सा ट्रिक दे दिया कि आप इसको याद करना। देखो साइंस से स्कैंडियम हो गया, तो साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे से मैग्नीज हो गया, फेयर कॉपी निकल कॉपर जिंक। ठीक है, एक साथ बोलना है, तो साइंस टीचर वेरी क्रूअल मांगे फेयर कॉपी निकल कॉपर जिंक। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का याद करने का तरीका 3D सीरीज का, क्योंकि मैक्सिमम टाइम हम इस 3D सीरीज से ही डील करते हुए आएंगे। और इसमें इंपॉर्टेंट और क्या चीज है जो आपको अच्छे से ध्यान रखना है, वो ये याद रखना है बेटा कि जो जिंक कैडमियम और ये मरकरी है, इन 10 एलिमेंट्स को आपको कभी नहीं भूलना है। इन 3 एलिमेंट्स को आपको कभी नहीं भूलना है। ठीक है, यानी जैसा बिहेवियर बाकी के एलिमेंट्स करेंगे ना, उससे बिल्कुल उल्टा बिहेवियर ये 3 एलिमेंट्स करने वाले हैं। है तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स ही, लेकिन ये डी ब्लॉक के जितना बाकी लोग जैसा डी ब्लॉक के एलिमेंट्स बिहेव करेंगे ना, उससे ये अपोजिट बिहेव करने वाले हैं। ठीक है, उससे थोड़ा सा ये अलग बिहेव करने वाले हैं ये एलिमेंट्स, तो इनके बारे में भी थोड़ा सा आपको याद रखना है कि ये क्या अलग अलग बिहेवियर शो करेंगे। डन, तो ये चीज भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई। चलो, सो ये हो गई भाई जिंक कैडमियम और मरकरी की बातें, है ना। तो जिंक कैडमियम और मरकरी क्या हो गई, होंगे ट्रांजिशन एलिमेंट ही, लेकिन इनको ट्रांजिशन एलिमेंट से अलग बिहेवियर शो करते हैं, इसीलिए इनको हम लोग बोलते हैं नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ये क्या कहलाते हैं, ट्रांजिशन नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। तो कोई पूछेगा कि भाई इनको नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं, तो इसका रीजन है कि ये देखो ये 3D10 होता है जिंक पूरा, उसी तरीके से कैडमियम 4D10 होता है, और जो मरकरी है वो 5D10 होता है। मतलब इसमें 10-10 इलेक्ट्रॉन भरे हुए होते हैं, तो एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना होने के चलते, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये किसकी तरह बिहेव करते हैं बेटा, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स की तरह। और इनकी सारी प्रॉपर्टी रेस्ट ऑफ द अदर एलिमेंट से बिल्कुल अलग होती है। ठीक है, जैसे सभी कलर्ड होंगे तो ये कलरलेस होंगे, सभी हार्ड कंपाउंड बनाएंगे तो इनके कंपाउंड बड़े सॉफ्ट होंगे, सबकी एटमाइजेशन एनर्जी हाई होगी तो इनकी एटमाइजेशन एनर्जी बहुत ही कम होगी, ये डायामैग्नेटिक होंगे बाकी सब पैरामैग्नेटिक होंगे। तो ये सारी बिहेवियर अपोजिट शो करते हैं जैसा कि बाकी शो कर रहे हैं। ठीक है, और उसका रीजन क्या है, ड्यू टू फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कि इनकी पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुल्ली फिल्ड होता है, जिसके चलते इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, और ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ दिस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ओनली दे बिहेव लाइक दिस। ठीक है, तो ये हो गई बात हमारी पूरी अपना 3D सीरीज 4D और 5D में जो इंपॉर्टेंट है जिंक कैडमियम और मरकरी के बारे में। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक क्लियर है सबको, एक बार कंफर्म कर दो। ये डी ब्लॉक का क्लासिफिकेशन क्लियर है ना सबको, किस तरीके से 3D 4D 5D 6D सीरीज है और क्या क्या पढ़ना है हमको और क्या क्या नहीं पढ़ना है इसमें।
चलो अब स्टार्ट करते हैं बेटा हम लोग वन बाय वन हर एक चीजों को। तो जो सबसे पहला हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है जनरल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, है ना। तो जनरल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर हम लोग पहले कवर करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, ठीक है। तो पहले हम लोग किसको कवर करने वाले हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। तो बड़े ध्यान से समझना आप लोग कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है और कैसे हम लोग इसके बारे में पूरा स्टडी करने वाले हैं। तो देखो, the general electronic configuration of this metal is this n-1 d110 ns122। तो ये हम सबको अच्छे से क्लियर है ना। Here, it is obviously that the electronic configuration of this element differ only in the number of electron in their penultimate shell, that is d orbital। क्योंकि यहाँ तो फिक्स है, 1 से 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहीं पे फर्क आएगा। एंड d, that is n-1 d 1 to 10, ये कितना भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। Thus, they do not show a regular trend of physical and chemical properties like s and p block element। यानी जैसे ऐसा p block element एक रेगुलर ट्रेंड शो करते थे कि भाई नीचे आने पे साइज बढ़ेगा तो बढ़ेगा, लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज घटेगा तो साइज घटता ही है, आयनाइजेशन एंथैल्पी साइज के साथ रिलेट होती है। बट ये थोड़ा सा क्या करते हैं बेटा, दे डू नॉट शो अ रेगुलर ट्रेंड ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज लाइक एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। क्लियर है ये चीज? आई होप इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की चीज, कि क्या होता है इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और किस हिसाब से आप इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखते हो। चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास स्कैंडियम है और स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 21। तो हम कैसे लिखने वाले हैं बेटा इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, 3D सीरीज है ना, तो लिखेंगे 3D1 और ये क्या हो जाएगा 4s2, 3D1 4s2। इसके पहले वो पूरा जो हम लिखते थे ना कि जैसे भाई इनर्ट गैसेस का, तो इससे पहले वो इनर्ट गैस कौन सी है उसको पूरा लिख के चलना है आपको, है ना। तो वो पूरा आप लेके चल रहे हो। तो इससे पहले इनर्ट गैस जैसे आर्गन आता है ना, तो उसको पूरा आप लेके चल रहे हो। नियॉन 9 पे आता है, फिर आर्गन आता है, तो वो है ही, मतलब ये है यहाँ पे। आपको बस इतना लिखना है, ठीक है। तो ये 18 हो गया, 19 2 21। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो याद रखना है इसमें 3D1 है, ये 4s2 ही रहेगा हमेशा, यानी पहले इलेक्ट्रॉन कितने भरते हैं अकॉर्डिंग टू एन प्लस एल रूल, सबको याद है ना। एन प्लस एल रूल क्या होता था, एन प्लस एल रूल जिसका कम आता था उसमें इलेक्ट्रॉन को पहले भरना है। तो अगर मैं 3D के लिए बात करूं तो इसके लिए एन की वैल्यू 3 है और एल की वैल्यू कितनी है, 0 1 2 है, तो ये तो 5 आ गया। जबकि 4s के लिए 4 + 0 है, दैट इज 4 है ना। इसीलिए पहले इलेक्ट्रॉन हम 4s में भरते हैं अकॉर्डिंग टू द अबाउ प्रिंसिपल। तो सबसे पहले आर्गन आया, फिर 4s में 2 इलेक्ट्रॉन को भरा, फिर हमने 3D में 1 इलेक्ट्रॉन भरा है। मान लो अब हमारे पास आ जाता टाइटेनियम। तो टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 22 है। तो कैसे लिखेंगे इसको, तो ये हो जाएगा अपना आर्गन, डन। ये हो जाएगा 3D2 और ये हो जाएगा बेटा अगेन 4s2। तो ये हो गया टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप किसी ने बोला कि आयरन का लिख के दिखाओ, Fe26 का। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आर्गन 18 इलेक्ट्रॉन के लिए, फिर लिख देंगे 3D6 और ये तो 4s2 है ही। तो आप देख रहे हो किस तरीके से 3D1 3D2 3D3 4 5 6, तो डी में अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख सकते हैं। तो वही लिखा है n-1, यानी जितना एनएस में होगा, है ना, एनएस में देखो 4 है, तो डी में कितना है 3 है, यानी उससे एक कम होता है n-1 डी 1 to 10, ठीक है। तो ये चीज इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। अब चलो, अब किसी ने बोला कि मुझे इलेक्ट्रॉन निकालना है, जैसे Fe है, अब Fe पे +2 करना है, 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन आप कहाँ से निकालेंगे, कहाँ से निकालोगे बेटा, हमेशा जो आउटर दिख रहा है, तो आउटर मोस्ट सेल कौन सा, ये तो पेनल्टीमेट सेल है ना 3D वाला। तो आउटर सेल कौन है, एस वाला, यानी आप 2 इलेक्ट्रॉन वहां से निकालोगे। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 3D6 ओनली। क्योंकि ये 4s2 के 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं। तो जब भी इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो एस में से ही निकलेगा, ये आपको याद रखना है, क्योंकि वो आउटर मोस्ट है और वहीं से निकलेगा। अब देखो यहाँ पे एक्सेप्शन कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलता है। तो एक्सेप्शन की बात कर लेंगे, क्रोमियम और कॉपर में देखने को मिलता है। तो हाफ एंड कंप्लीटली फिल्ड सेट ऑफ ऑर्बिटल आर रिलेटिवली मोर स्टेबल, जैसे कि क्रोमियम है एंड कॉपर है, तो ये ज्यादा स्टेबल है। सो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जिंक कैडमियम एंड मरकरी आर रिप्रेजेंटेड बाय द जनरल फॉर्मूला दिस। तो इनकी बात करते हैं, पहले ध्यान से समझते हैं। मान लो हमारे पास क्रोमियम है, तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, 24। तो नॉर्मली हम क्या लिखते हैं इसको, जल्दी बोलो, इसको ये लिखते हैं ना, 3D4 और 4s2, यही लिखते हैं।
तो ये था नॉर्मली लिखना था, बट इसको एक्चुअल में क्या लिखते हैं, ये एक्सपेक्टेड था। ये क्या था, एक्सपेक्टेड, यानी एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम का ये था कि भाई सबको जिस रूल से लिख रहे हो इसको भी इसी रूल से लिख दिया। बट एक्चुअल में कैसे लिखते हैं, तो एक्चुअल में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है बेटा क्रोमियम 24 का, ये हो जाता है 3d5 और ये हो जाता है 4s1। तो 3d5 ही क्यों हुआ, तो इसके पीछे रीजन है, हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड आर मोर स्टेबल। यानी आपको पता है कि डी में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, उन 5 ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, 10, है ना। 1 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो 5 ऑर्बिटल है, और जो होते हैं 6 7 8 9 और ये 10, है ना। तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन 5 ऑर्बिटल्स में। तो 5 मतलब हाफ फिल्ड, 10 मतलब फुली फिल्ड। तो ये देखो 3d5 हो गया और ये 4s1 हो गया। तो इस तरीके से हम लोग इसको फटाफट लिख सकते हैं। तो याद रखना जब भी क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो तो ये सही है, 3d5 4s1। ड्यू टू द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेता है और 3d5 बना के स्टेबल हो जाता है। यही कहानी आती है बेटा कॉपर के लिए। कॉपर का एटॉमिक नंबर क्योंकि 29 है, तो इसका एक्सपेक्टेड तो ये था कि इसका भी होना चाहिए 3d9 4s2। बट वही कॉन्सेप्ट कि 3d10 ज्यादा स्टेबल है, तो ये 3d10 हो जाता है और ये 4s1 हो जाता है। तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है कॉपर का। ठीक है। सो आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा कि एक्सेप्शन कहाँ कहाँ याद रखना है। एक कॉपर में याद रखना है और एक क्रोमियम में याद रखना है। और ऐसा क्यों हुआ है, तो ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। अब देखो, अब मैं बात करूं अगर जिंक की या कैडमियम की या मरकरी की, है ना, तो इन सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा बेटा, इन सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आएगा 3d10 4s2। फिर उसी तरीके से कैडमियम में क्या आएगा, दैट इज 4d10 5s2। ये क्या आएगा बेटा, ये आएगा 5d10 6s2। तो इस तरीके से इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है। जिंक हो गया, कैडमियम हो गया और मरकरी हो गया। ठीक है। सो आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को भी, सिंपल एकदम कि किस तरीके से हम लोगों ने जिंक कैडमियम और मरकरी को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, 3d 4d और 5d, है ना। तो ये हो गया है। चलो, तो ये हो गया हम लोग का पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड। किसी को कुछ भी डाउट है क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, फटाफट पूछ लो एक बार, किसी को कुछ भी डाउट हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में तो। हाँ भाई, किसी को कोई भी डाउट नहीं है, क्लियर एकदम। सो ये हो गया है पूरा भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिंक कैडमियम मरकरी। ठीक है, बिल्कुल बेटा, क्लियर, गुड। अब चलते हैं हम लोग आगे एटॉमिक रेडियस के बारे में। तो बहुत ही वेरिएबल एटॉमिक रेडियस ये लोग शो करते हैं, तो बड़े ध्यान से समझना आप लोग इस पॉइंट को। सो इन द गिवन सीरीज द एटॉमिक रेडियस ऑफ दिस एलिमेंट जनरली डिक्रीज फ्रॉम ग्रुप 3 टू ग्रुप 10 एंड आफ्टर दैट इंक्रीज अगेन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सीरीज। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। जनरली हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है, आप सबने यही पढ़ा हुआ है कि साइज का कोई ये वाला फैक्टर होता है कि डाउन द ग्रुप आने पे साइज बढ़ता है, और जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो साइज आपका छोटा होने लग जाता है। यानी जब भी आप लेफ्ट टू राइट जाते हो पीरियोडिक टेबल पे तो आपका साइज डिक्रीज होगा, और जब भी आप टॉप से बॉटम पे आओगे तो आपका साइज क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा, है ना। तो साइज इंक्रीज होना चाहिए नीचे आने पे, और लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज डिक्रीज होना चाहिए। बट यहाँ पे कुछ अलग है बिहेवियर, क्या है, कह रहा है कि जो 10 एलिमेंट्स होते हैं एक पीरियड में, है ना, तो ये इस तरीके का बिहेवियर शो करते हैं कि पहले तो चलो साइज थोड़ा सा कम हुआ, ठीक है ये होना चाहिए, फिर अचानक में कुछ साइज बढ़ने लग गया। तो इस तरीके का ये बिहेवियर शो कर रहे हैं कि पहले साइज घटा, जो कि घटना भी चाहिए, बिल्कुल एक्चुअल थिंग है, बट बाद में जाके थोड़ा सा साइज इनका बढ़ भी गया है। तो ऐसा क्यों बिहेवियर हो रहा है, इन सबको ये रीजंस हम लोगों को इसमें कवर करने हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे कि इन द गिवन सीरीज द एटॉमिक रेडियस ऑफ दिस एलिमेंट जनरली डिक्रीज फ्रॉम ग्रुप 3 टू ग्रुप 10, है ना। ग्रुप 3 टू ग्रुप 10 का मतलब ये है बेटा, देखो ये ग्रुप 3 है और ये ग्रुप 10 है, मतलब यहाँ तक तो डिक्रीज होगा, फिर यहाँ पे आके अचानक से साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। ठीक है, कॉपर जिंक, सिल्वर कैडमियम,
या गोल्ड और मरकरी, तो इनमें जाके एक कहानी देखने को मिलती है। तो चलो देखते हैं क्यों ऐसा होता है। तो दिस इज बिकॉज द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर। देखो होता क्या है कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है, एंड ड्यू टू दिस द इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स आर अट्रैक्टेड मोर स्ट्रांगली एंड रिजल्ट इन डिक्रीज इन साइज। तो ये तो नॉर्मल वाला रीजन है कि भाई ये क्या कह रहा है कि ये कुछ इस तरीके से कह रहा है कि आप जैसे लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, और ये रीजन हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो इस पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं। जैसे मान लो ये दो ही सेल हैं, तो यहाँ पे अभी मैंने बोला कि यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है, फिर यहाँ पे तीन हो गए, चार हो गए, पांच हो गए, तो अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो इस इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, ये न्यूक्लियस अपने पास क्या करने लगेगा, इसको खींचने लगेगा। तो अगर खींचेगा तो इसका साइज क्या होगा, अट्रैक्शन हो रहा है ना, तो जब भी अट्रैक्शन होता है तो साइज सिकुड़ जाता है, साइज छोटा हो जाता है। इसीलिए कि जब लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो साइज छोटा हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर अचानक से साइज बड़ा क्यों हो गया है, क्या रीजन है? तो बड़ा इसलिए हुआ है बेटा, क्योंकि जैसे ही आप बात करते हो कॉपर की, जैसे ही आप बात करते हो जिंक की, तो कॉपर और जिंक में लगभग 10-10 इलेक्ट्रॉन है। 3d10, यहाँ भी 3d10, तो लगभग 10-10 इलेक्ट्रॉन है डी के अंदर। तो ये इतने सारे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, आपस में रिपल्शन प्रोवाइड करते हैं। और ये रिपल्शन प्रोवाइड करने के चलते देखो इनका भी अट्रैक्शन हो रहा है न्यूक्लियस के साथ, लेकिन जितना अट्रैक्शन हो रहा है उससे कई गुना ज्यादा इनका रिपल्शन हो रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक जगह पे आ गए हैं। ठीक है, और इसी के चलते वो एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करते हैं और उनका साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। तो आपको समझ आ रहा होगा इनिशियली साइज क्यों घटा है, क्योंकि न्यूक्लियस का अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन के साथ। दो इलेक्ट्रॉन हुए, तीन हुए, चार हुए, पांच हुए, छह हुए, सात हुए, इवन मैं बोल रहा हूँ आठ नौ तक भी। तो वहां पे ठीक है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स है, उसका न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन है, साइज हो रहा है छोटा। लेकिन जैसे ही मैं बात करता हूँ 10-10 इलेक्ट्रॉन की, तो वहां पे इतने सारे इलेक्ट्रॉन हो जा रहे हैं कि उनके बीच अब रिपल्शन होने लग जा रहा है। और इस रिपल्शन होने के चलते ही ऐसा साइज में बिहेवियर देखने को मिल रहा है। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्लियर है सब कुछ? डन। चलो देखो भाई, so due to this the electron clouds are attract more strongly and result in decrease in size. However, the decrease in the radius across the period is not uniform, that is the radius of the element from chromium to copper are very close to one another. Now अब इसका रीजन जो हमने डिस्कस किया वही यहाँ पे लिख भी दिया है मैंने, कि दिस इज ड्यू टू द इफेक्टिव स्क्रीनिंग ऑफ आउटर एनएस इलेक्ट्रॉन बाय द इलेक्ट्रॉन ऑफ n-1 d सबशेल। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है ड्यू टू द इफेक्टिव स्क्रीनिंग हो रही है एनएस इलेक्ट्रॉन का इस n-1 डी सबसेल में, है ना। एंड द रीजन फॉर द एनॉमलस इंक्रीज इन द एटॉमिक रेडियस टुवर्ड द एंड ऑफ द सीरीज इज ड्यू टू द प्रीडोमिनेंट रिपल्शन बिटवीन द एडेड इलेक्ट्रॉन। ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपको कि प्रीडोमिनेंट रिपल्शन हो रहा है डी ब्लॉक इलेक्ट्रॉन्स के बीच, जिसके चलते ये साइज बढ़ के दिख रहा है। Presence of completely filled d orbital also decrease the force of attraction. So on moving down the group, the atomic radius increase throughout the increase is not a significant as in case of s and p block element. यानी अगर ये तो लेफ्ट टू राइट की बात हो रही थी, अगर मैं डाउन द ग्रुप की भी बात करूं तो डाउन द ग्रुप बात करने पे साइज तो इंक्रीज होती है, लेकिन जैसे एस और पी ब्लॉक में यूनिफॉर्मली साइज इंक्रीज होता था, शायद उस तरीके का कुछ साइज इंक्रीज नहीं होता कि भाई 3D और 4D में तो साइज बहुत इंक्रीज हो गया, लेकिन 4D और 5D में जाके साइज ऑलमोस्ट सेम रहा, 5D और 6D में साइज और भी सेम रहा। सो वी कांट से दैट कि साइज हमेशा एक रेगुलर ही इंक्रीज या डिक्रीज होगा, राइट। तो इस चीज को आप सभी को ध्यान में रखना है ना। सो इट्स नॉट शो द प्रॉपर्टी लाइक एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, राइट। नाउ अब देखो, सो यहाँ तक सबको क्लियर है क्या, एक बार जल्दी से कंफर्म करो मेरे को, ऑल ऑफ यू क्लियर है ना, कि व्हाई वी सॉ द डिफरेंट बिहेवियर इन एटॉमिक रेडियस इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स, राइट। ओके, सो इन सब चीजों का हमें ध्यान रखना है। तो बेसिकली दो रीजंस आप लोगों को मैंने एक्सप्लेन किया, क्या है दो रीजन, व्हेन यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल, राइट, जनरली व्हाट हैपन इज size decreases, but in the d block element suddenly लास्ट टू दैट इज द कॉपर एंड जिंक, उसके लिए क्या हो रहा है, साइज थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है। तो यहाँ पे एक अलग बिहेवियर देखने को मिल रहा है। क्यों हो रहा है उसका रीजन मैंने एक्सप्लेन कर दिया, इट इज ड्यू टू द प्रीडोमिनेंट रिपल्शन बिटवीन द एडेड इलेक्ट्रॉन्स, राइट। क्लियर है सबको? एंड सिमिलरली अगर आप डाउन द ग्रुप भी आते हो तो सिग्निफिकेंट इंक्रीज नहीं मिलता लाइक एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। नाउ द मेंबर ऑफ 4D and 5D series exhibit near about the similar radii,
which is due to the lanthanide contraction. Always remember this thing beta. In F block element we also going to see this lanthanide contraction in detail, but remember this thing, 4D and 5D, right? There's a 4D and 5D. So in 4D and 5D series exhibit near about the similar radius. ये दोनों सेम रेडियस शो करते हैं, सेम साइज शो करते हैं, क्यों? ड्यू टू द lanthanide contraction. So once we start with the F block element, then we're going to discuss this lanthanide contraction in detailed way. तो ये चीज क्लियर है ना आप सभी लोगों को? Now मूव टू द नेक्स्ट थिंग। यस, ये ग्राफ है बेटा जो हम लोगों को बहुत अच्छे से समझना है, और आई गेस अगर हम लोगों ने उन पॉइंट्स को कवर कर लिया तो इस ग्राफ को समझना तो बहुत इजी टास्क है, ठीक है? तो कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। सबसे पहले देखो मैंने इस ग्राफ में लिया क्या है। तो मैंने लिया है 3D सीरीज, मैंने लिया है 4D सीरीज, मैंने लिया है बेटा 5D सीरीज। सो हम लोगों ने तीन सीरीज ली है यहाँ पे, 3D सीरीज ली है, 4D सीरीज ली है, एंड वी टेक 5D सीरीज। नाउ अब देखो ध्यान से, 3D सीरीज को मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया है, दिख रहा है आप लोगों को? 4D सीरीज को मैंने रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया है, एंड 5D सीरीज को मैंने यहाँ पे ट्राइंगल से रिप्रेजेंट किया है। सो तीनों को अलग अलग रिप्रेजेंट किया है। तो आपको पूरी कहानी ना इस ग्राफ को देख के पता लग जा रहा होगा। कैसे? देखो, लेट अस अज्यूम ये स्कैंडियम की बात हो रही है। ये कौन सा एलिमेंट है बेटा? ये है स्कैंडियम। और ये कौन सा एलिमेंट है बेटा? ये है हम लोगों का जिंक। दिस इज जिंक, राइट? तो मान लो स्कैंडियम से जिंक की बात हो रही है, तो देखो क्या हो रहा है। इनिशियली साइज डिक्रीज, बिल्कुल सही बात है भाई, साइज डिक्रीज होना चाहिए, क्योंकि क्या हो रहा है, शील्डिंग इफेक्ट हो रहा है, वहां पे अट्रैक्शन हो रहा है न्यूक्लियस का, जिसके चलते साइज डिक्रीज हो रहा है। तो ये नॉर्मल कहानी है, ये हर जगह होता है। नाउ यहाँ पे आके हमने देखा थोड़ा सा कि भाई डिक्रीज थोड़ा कम हो गया। अब ये ऑलमोस्ट निकल और कॉपर जो है यहाँ पे देख रहे हो आप, ऑलमोस्ट इनका कोबाल्ट और निकल का साइज ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। इनका साइज ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, जितना रिपल्शन कर रहे हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, उतना ही न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है, तो दोनों फोर्सेस बराबर है। तो इसीलिए ना साइज ज्यादा घट रहा है ना साइज ज्यादा बढ़ रहा है, तो ऑलमोस्ट रिमेन कांस्टेंट। बट यहाँ पे देखो कॉपर और जिंक में अचानक से क्या हुआ, अचानक से देयर इज अ राइज इन द साइज, अचानक से साइज थोड़ा सा बढ़ गया। तो ये साइज क्यों बढ़ा? क्योंकि प्रीडोमिनेंट हो गया रिपल्शन ड्यू टू द मोर नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलर देखो बेटा, ये 4D का है, तो ये 4D सीरीज के लिए है, और ये 5D सीरीज के लिए हम लोग का ट्राइंगल। तो 4D एंड 5D में आप देख रहे हो साइज में कितनी सिमिलैरिटीज है। सो दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर इन साइज, एंड दिस इज ड्यू टू लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर है? तो ये सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पे फिनिश कर ली एटॉमिक रेडियाई से रिलेटेड। ठीक है बेटा? देखो, here Jr zirconium and HF, Nb and Ta, मोबिलियम एम टंगस्टन, Tc and Re, they are called chemical twins। इनको क्या बोलते हैं? केमिकल ट्विंस बोलते हैं। किसको? Zr और HF को। इनका ना साइज ऑलमोस्ट सेम है, तो साइज सेम होने के चलते इनको क्या बोलते हैं? केमिकल ट्विंस। यानी Zr and HF have very similar physical and chemical properties because of their similar radius, मतलब similar size। अगर जर्कोनियम का देखो तो 160 पिकोमीटर का रेडियस है, जबकि एचएफ का भी लगभग 159 पिकोमीटर का है। सो विच मेक देयर सेपरेशन वेरी वेरी डिफिकल्ट। यानी अगर मुझे जर्कोनियम और एचएफ को सेपरेट करना है तो हमारे लिए थोड़ा सा टास्क मेहनत वाला हो जाएगा। कैसे? बिकॉज इनका साइज ही सेम है, दोनों सेम साइज के हैं, तो सेपरेशन इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर जर्कोनियम एंड एचएफ। Now, move to the next thing, beta. That is ionic radii. So we already done with the atomic radii. अब ये ionic radii क्या है? देखो, atomic radii और ionic radii दोनों सेम चीज है, बस फर्क क्या है? मैंने बोला कि ये हमारे पास Fe है, तो इसका रेडियस क्या हो गया? वो हो गया एटॉमिक रेडियस। अगर मैंने बोला मेरे पास Fe+2 है, तो अब ये आयन फॉर्म में आ गया ना, तो इसका जो रेडियस है उसको बोलते हैं आयोनिक रेडियाई। सो यही फर्क है बेटा एटॉमिक रेडियाई एंड आयोनिक रेडियाई में। सो आई होप क्लियर है ये चीज। अब देखो, द आयोनिक रेडियाई ऑफ दीज एलिमेंट फॉलो द सेम ट्रेंड एज देयर एटॉमिक रेडियाई। ऑलमोस्ट भाई सेम ही तो ट्रेंड फॉलो करेंगे, आयंस का ही फर्क है ना, तो आयंस से ट्रेंड में कोई फर्क नहीं आने वाला। सो द आयोनिक रेडियाई ऑफ दीज एलिमेंट फॉलो द सेम ट्रेंड एज देयर एटॉमिक रेडियाई। नाउ इन केस ऑफ आयंस कैरिंग आइडेंटिकल चार्जेस, ऐसा हो गया जहाँ पे चार्जेस क्या है? सेम है। द आयनिक रेडियस डिक्रीज स्लोली विद इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर इन द सीरीज। यानी मान लो यहाँ पे Fe पे भी +2 है, Mn पे भी +2 है,
कोबाल्ट पे भी +2 है। फिर मैं बोलूं कि भाई दोनों आयनिक है, तीनों आयनिक है, अब बताइए साइज का। तो वही देखना है भाई, लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ऑब्वियसली, है ना। तो इस चीज को याद रखना है आप लोगों को। नाउ द आयनिक रेडियाई डिक्रीज विथ इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट, बिल्कुल सही बात है भाई। अगर किसी ने बोला कि आपके पास Fe+2 है और किसी ने बोला आपके पास Fe+3 है, तो छोटा कौन होगा, ऑब्वियस सी बात +3। क्यों? Fe+2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d6 4s2, राइट। एंड 4s2 दो इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो क्या बचा, सिर्फ 3d6। अगर मैं Fe+3 की बात करूं तो ये सिर्फ बचेगा 3d5। ठीक है। सो क्या याद रखना है बेटा, कि द आयनिक रेडियाई डिक्रीज विद द इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट। नाउ फॉर द सेम ऑक्सीडेशन स्टेट आयनिक रेडियस जनरली डिक्रीज विद इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज। ये एकदम कॉमन रीजन है जो हर जगह होता है, तो इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। क्लियर है यहाँ तक सभी को, है ना। चलो, अब मूव करते हैं मोलर वॉल्यूम और डेंसिटी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, कि भाई इनका मोलर वॉल्यूम और डेंसिटी की क्या कहानी है। तो molar volume of the d block element are much lower, right? That is, the molar volume of the d block elements are much lower than those of s element of the neighboring group, right? अगर मैं molar volume की बात करूं d block elements का, तो बहुत ही कम होता है, much lower than those of s block elements of neighboring group. Why it is, क्यों होता है ऐसा? So it is due to the reason that as the inner orbital gets filled, the increased nuclear charge pulls the electron inward. ठीक है। तो ऐसा इसलिए होता है, इट इज ड्यू टू द रीजन दैट एज द इनर ऑर्बिटल गेट्स फिल्ड, जैसे जैसे इनर ऑर्बिटल फिल्ड होता जाता है, n-1 में तो इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना, तो जैसे जैसे वो फिल होता जाता है, द इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज पुल्स द इलेक्ट्रॉन इनवर्ड। Due to such decrease in the molar volume, an increase in density is seen, because we all know that density is nothing but mass upon volume. डेंसिटी इज नथिंग बट मास अपॉन वॉल्यूम। सो अगर मैं बोलूं कि डिक्रीज इन द मोलर वॉल्यूम, कि अगर वॉल्यूम में डिक्रीज हुआ है, तो डेंसिटी में क्या होगा भाई, डेंसिटी भी इंक्रीज होगा, बिकॉज डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ठीक है। सो इंक्रीज इन द डेंसिटी इज ऑब्जर्व। So in a series from left to right, density generally what happening, density increases. On moving down the group, density also increases. Why? Because left to right also the molar volume is decreased, the size is decreased, right? So we can say that density is increases while moving from left to right. ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? डन। चलो, अब बात करते हैं थोड़ा सा इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं। तो सिंस द एटम्स आर स्मॉलर इन साइज, इसके जो एटम्स हैं बहुत स्मॉलर साइज के होते हैं, देयर आयोनाइजेशन एनर्जी आर फेयरली हाई। द वैल्यू ऑफ मोस्ट केस लाई इन बिटवीन दोज ऑफ p and s block element, thus indicating that transition metal are the less electropositive than the element of s block element। ठीक है। सो इनकी जो वैल्यूज है वो किसके बीच लाई कर रही है, बिटवीन p and s block। ठीक है। We all know that for the s block element the ionization enthalpy is very very low, and for the p block element ionization enthalpy is very high, because the noble gases and the halogens all belong to the p block elements, right? So we can say that, thus indicating that the transition metal are less electropositive than the element of the s block. Now अब देखो भाई, ये आयनाइजेशन एंथैल्पी का एक कर्व है, अब आपको ध्यान से समझना है। ये है मेरे पास स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, एफी, कोबाल्ट, निकल और कॉपर। और ये है हमारे पास I1 I2 I3। अब चलो मैं बात करता हूँ, बड़े ध्यान से समझना, मैं मैग्नीज की बात कर लेता हूँ। चलो, नॉर्मली मैग्नीज क्या है, 3d5 4s1, बताया था, 3d5 4s1। क्लियर है। तो 3d5 होता है, 4s1 होता है मैग्नीज। कि 4s2 होगा, जल्दी बताओ कौन बताएगा? बेटा 4s2 नॉट 4s1। ठीक है। क्रोमियम का होता था वो केस, कि यहाँ पे 3d4 की जगह 3d5 कर देते थे, या 4s1 कर देते थे। हाँ। चलो, सो अब बोला गया है मैग्नीज है, अब इसकी पहली आयनाइजेशन एंथैल्पी बताओ। तो भाई मैग्नीज की पहली आयनाइजेशन एंथैल्पी कितनी होगी, तो देखो ना कितनी कम है, क्योंकि ये क्या हुआ, एस में से इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो ये हो गया 3d5, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाला, थोड़ी बहुत एनर्जी देनी पड़ी,
ना अब जब तू सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालेगा, ये तो पहला है, अब जब तुम सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालोगे दैट इज +2, तो ये क्या हो जाएगा 3d5, और ये हो जाएगा 4s0। तो कितना हो गया 3d5 हो गया 2। तो ये देखो Mn की पहली एनर्जी एंथैल्पी बहुत लो है, दूसरी जो है वो बाकियों के कंपैरिजन में बहुत कम है ना। फिर तीसरी देखो, तीसरी कितनी ज्यादा बढ़ गई है, तीसरी ज्यादा क्यों बढ़ी है, क्योंकि वो अब आपको स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में से निकालना है, एंड D5 इज स्टेबल। D5 बहुत ज्यादा स्टेबल है, तो ड्यू टू द मोर स्टेबिलिटी, ज्यादा स्टेबल होने के चलते D5 इज वेरी मच स्टेबल ना, तो ड्यू टू द हाई स्टेबिलिटी यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है। तो देखो ना इसके एंशन एंथैल्पी थर्ड कितनी ज्यादा हाई दिखा रखी है। सिमिलरली अगर मैं Fe की बात करूं, तो Fe हैविंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3d6 4s2, तो इसकी एक इलेक्ट्रॉन Fe रहा, एक निकाला आपने, तो कितना हो गया 3d6 रहा, 4s1 रहा। हाँ, ये हो गया Fe+। फिर आप इसके दो एक और निकालने गए, तो ये हो गया Fe+2, तो ये भी 3d6 रहा, तो इसका 1 और 2 ऑलमोस्ट सेम है, तो कोई दिक्कत नहीं है। नाउ अब आपको 3d6 में से इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो ऑब्वियसली बात बेटा 3d5 है जो कि हाफ फिल्ड था, वहां से निकालना मुश्किल था, ये हम लोगों ने नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में भी पढ़ा था, याद है। तो वहां से निकालना मुश्किल था, लेकिन 3d6, right, we have a 3d6, so from 3d6 as compared to 3d5, removal of electron is much easy, so we can say that their third ionization enthalpy is less than as compared to Mn। ठीक है, तो Mn के कंपैरिजन में इसकी जो ionization enthalpy होगी तीसरी वाली, वो थोड़ी सी कम होने वाली है। तो इस हिसाब से बेटा हमने सबको अरेंज किया है फ्रॉम स्कैंडियम टू कॉपर एंड जिंक ऑल्सो। सो इस तरीके से ये लोग आयनाइजेशन एंथैल्पी को शो करते हैं। सो एनीवन हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट इन आयनाइजेशन एंथैल्पी, यू कैन आस्क बेटा फटाफट, यू कैन आस्क। आई टेक सम वाटर, you have 30 seconds, so नो डाउट आई गेस सबको क्लियर है ना। चलो, इस तरीके से बेटा क्वेश्चन आता है आयनाइजेशन एंथैल्पी के ऊपर, तो आप लोगों को पता होना चाहिए किसके आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है किसकी ज्यादा है, और ये कैसे पता लगेगा कि मान लो कोई स्टेबल फॉर्म है, तो अपने स्टेबल फॉर्म को छोड़ के तो जाएगा नहीं। जैसे मैं बताऊं आपको, जैसे बात करते हैं जिंक, देखो, तो जिंक क्या होता है 3d10 4s2। तो भाई अगर मान लो दो इलेक्ट्रॉन आपने निकाल लिए और ये 3d10 हो गया, अब क्या यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल पाएगा, नहीं ना, बहुत मुश्किल है, क्योंकि डी आर ऑलरेडी स्टेबल, तो बहुत ज्यादा स्टेबल है। और इस स्टेबिलिटी होने के चलते, राइट, ड्यू टू दिस, तो क्या हो जाएगा, बहुत मुश्किल टास्क है, समझ रहे हो, इलेक्ट्रॉन निकालना। तो याद रखो आपको D5 और D10 कोई भी अगर इस फॉर्म पे है, हाफ फिल या फुली फिल, तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा सा मुश्किल है, तो उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होनी ही वाली है। तो ये था आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में कर्व और उसका एक्सप्लेनेशन। अब देखो, in a series, the ionization enthalpy increase from left to right, but the increase is not so pronounced as in case of S and P block elements। तो याद रख लेना कि अगर मैं सीरीज की बात करूं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होता है लेफ्ट टू राइट जाने पे, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है क्योंकि साइज छोटा हुआ, फिर लास्ट में दो का साइज बड़ा हो गया तो उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी थोड़ी कम हो गई होगी, ठीक है। बट अगर ऐसे नॉर्मली बात करें, तो द
ionization enthalpy increases from left to right, but the increase is not so pronounced as in case of S and P block elements. Now, the ionization enthalpy of 5D element series is higher than those of the 4D and 3D element series. तो ये तो अब अलग आ गया केस, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, 3D है, उसके नीचे 4D है और फिर 5D है। तो अगर आप डाउन द ग्रुप आते हो तो साइज बढ़ना चाहिए था, और अगर साइज बढ़ा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी तो घटनी चाहिए थी। बट यहाँ पे देखो कितना एक्सेप्शन है कि द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ 5D सीरीज element is higher than those of 4D and 3D series. Why this is? So this is due to the greater effective nuclear charge acting on the outer valence electron because of the weak shielding of the nucleus by the 4f electron. So due to the very weak poor shielding effect of the 4f electron, this will happen. ठीक है, ये उसके चलते हो रहा है। Now, ionization enthalpy 2 of the first transition series increase almost regularly with increase in the atomic number. However, the value of chromium and copper are sufficiently higher than those of their neighbors. This is due to their stable, ये तो already discuss कर चुके हैं कि this is due to their stable electronic configuration. Now, the ionization energy of a zinc, cadmium and mercury are abnormally higher due to their completely filled orbital. यानी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है जिंक का, कैडमियम का और मरकरी का, वो एबनॉर्मली हाइयर होता है। क्यों? ड्यू टू देयर कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल। ऑलरेडी अभी हम लोगों ने इस चीज को डिस्कस किया कि भाई इनका ज्यादा क्यों हो रहा है, क्योंकि जिंक, कैडमियम, मरकरी इनका एबनॉर्मली हाइयर है, भाई इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुल्ली फिल्ड है। तो ये देखो बेटा, कुछ आयनाइजेशन एंथैल्पी से रिलेटेड हमारे पास कुछ डेटा है जिसको देख के हम समझ सकते हैं। तो ये हमारा 3D सीरीज है, जैसे स्कैंडियम हो गया, तो स्कैंशन थेरेपी आप देखो 631 है, फिर उससे थोड़ा सा बढ़ा होगा क्योंकि साइज छोटा हुआ। फिर देखो वेनेडियम का थोड़ा सा 650 उससे कम हो गया, फिर क्रोमियम का 653 हुआ। मैंगनीज का देखो कितना हुआ है 717, क्योंकि स्टेबल था, 3D5 था। फिर एफी का देखो 762, फिर हमारा कोबाल्ट 758, फिर कॉपर 745 और लास्ट में जिंक 906। सो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कुछ आयनाइजेशन एंथैल्पी का ये ऑर्डर है। और अगर मैं 5D सीरीज से कंपेयर करूं तो देखो बेटा 5D सीरीज का कितना है, 760, 760, 770, 840, 900, 870। तो इस तरीके का उनका ऑक्सीडेशन स्टेट वो लोग शो कर रहे हैं। समझ रहे हो आप इस चीज को? क्लियर है? सो ये हो गया बेटा, ये तरीका है हमारा जिससे हम लोग आयनाइजेशन थेरेपी के बारे में थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं। यानी द सम ऑफ द फर्स्ट थ्री आयनाइजेशन एनर्जी फॉर स्कैंडियम इज लिटिल लेस देन द सम फॉर एल्युमिनियम। दस द प्रॉपर्टी ऑफ स्कैंडियम आर सिमिलर इन सम वेज टू दोज ऑफ द एल्युमिनियम। थोड़ा सा बिहेवियर उसकी तरह सेम बिहेव करते हैं। नाउ द मैग्नीट्यूड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी give an idea about the relative stability of the various oxidation state of the transition element। यानी जो transition therapy का magnitude है वो हमें एक better idea देता है, give an idea about what, about the relative stability of the various oxidation state of the transition element। बहुत सारे various oxidation state जो होते हैं transition element के, उनके बारे में हमें एक अच्छा खासा ये idea देता है। now देखो ध्यान से बेटा, nickel 2 compounds are thermodynamically more stable than platinum 2, while platinum 4 compounds are relatively more stable than nickel 4। अब इसको समझने वाले हैं बड़े ध्यान से देखो। अगर मैं निकल की बात करूं, निकल, सो ये रहा हम लोगों का निकल। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3D8। साइंस टीचर वेरी क्रूअल मांगे फेयर कॉपी निकल 3D8 4s2। तो अगर इसकी पहली एनर्जी थेरेपी की बात करूं तो 3D8 4s1 हो जाएगा। फिर बात करूं तो 3D8 हो जाएगा, Na+2 है ना, दो इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे निकाले हैं। तो निकल का +1 और +2 आयनाइजेशन थेरेपी ये रहा, और +3 और +4 ये रहा, तो टोटल ये आ रहा है। जबकि अगर मैं प्लैटिनम के लिए बात करूं तो पहले दो जो आयनाइजेशन थेरेपी है उसका सम ये रहा, दूसरा तीसरा और चौथे का सम ये रहा, तो टोटल ये आ रहा है। यानी nickel compound are thermodynamically more stable. Why? Because the platinum 2 while the platinum 4 compounds are relatively more stable than nickel 4 compound। ठीक है, तो ये था पूरा आयनाइजेशन एंथैल्पी से रिलेटेड कहानी। अब हम लोग को नेक्स्ट देखना है बेटा नेचर ऑफ बॉन्ड के बारे में।
So unlike alkali and alkaline earth metal, the transition element have tendency to form covalent bond along with the ionic bond, है ना? यानी unlike the alkali and alkaline earth metal, जिस तरह से alkali और alkaline earth metal थे, so unlike alkali and alkaline earth metal, the transition element have tendency to form covalent bond along with the ionic bond. ठीक है, along with the ionic bonds. तो एल्कली और एल्कली अर्थ मेटल्स के जैसे ही, जैसे वो बनाते थे ट्रांजिशन मेटल आयनिक बॉन्ड बनाते थे, ये क्या बनाते हैं उसकी बिल्कुल अपोजिट, यानी अनलाइक एल्कली एंड एल्कली अर्थ मेटल द ट्रांजिशन मेटल हैव अ टेंडेंसी टू फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड अलोंग विद द आयनिक बॉन्ड. Generally, the compounds in which the smaller valencies exercise are ionic, while those in which the higher valency form a covalent compound. ठीक है, सो ये थोड़ी सी इनके बारे में कहानी है. अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो डी ब्लॉक एलिमेंट जिसके लिए हम लोग पढ़ते हैं, वो है बेटा इनका मेटेलिक कैरेक्टर. मेटेलिक कैरेक्टर. सो ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट शो टिपिकल मेटेलिक प्रॉपर्टी सच एज हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, हाई डक्टिलिटी, very good malleability, high thermal and electrical conductivity, and metallic luxure, except mercury, which is liquid at room temperature. है ना? यानी सभी के सभी ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं दे शो द मेटेलिक प्रॉपर्टीज. ठीक है, एक्सेप्ट मरकरी विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. विद द एक्सेप्शन ऑफ जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट आर मच हार्डर एंड लेस वॉलेटाइल. ये मैंने पहले ही बोला था कि जैसा सब करेंगे उससे ये तीनों एलिमेंट्स अलग ही बिहेवियर करने वाले हैं. यानी विद एक्सेप्शन ऑफ जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट आर मच हार्डर एंड लेस वॉलेटाइल. ठीक है. नाउ जिंक हो गया, कैडमियम हो गया एंड मरकरी डू नॉट कंटेन एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो इसीलिए तो ऐसा बिहेवियर शो कर रहे हैं वो, क्योंकि इनके पास तो एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं. सो इसी के चलते ये लोग बहुत ही लेस हार्डर होते हैं और लेस वॉलेटाइल होते हैं. चलो, chromium, mobilium, and tungsten contain the maximum number of unpaired electron, and such these are the hardest metal in their respective period. यानी अगर मैं 3D सीरीज की बात करूं तो क्रोमियम, 4D सीरीज की बात करूं मोबिलियम, और अगर 5D सीरीज की बात करूं तो वहां पे टंगस्टन आ जाएगा. ठीक है, तो ये ऐसे हैं जिनका हार्डेस्ट मेटल कहलाते हैं. क्यों? ड्यू टू द good number of unpaired electrons. So all through hardness and brittleness are associated with the covalent bonding between the metal atom. The existence of metallic bond cannot be denied. While the overlapping of unfilled d orbital of metal cause covalent bonding, जैसे कि कॉपर हुआ, सिल्वर हुआ, गोल्ड हुआ, are particularly outstanding in their thermal and electrical conductivities. ठीक है, सो आई होप यहीं तक इसको रहने देते हैं. नेक्स्ट में हम लोग एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन से शुरू करेंगे. ठीक है, सो यहाँ तक आप सभी को अच्छे से रिवाइज करना है बेटा. हमने जो भी पढ़ा है 7 प्रॉपर्टीज इसकी हम लोगों ने कवर करी है. ठीक है, कौन कौन सी 7 प्रॉपर्टी थी? सबसे पहले व्हाट इज डी एन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, उसका देखा था नॉर्मल. उसके बाद से हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किया था डी और एफ में, जिसमें मैंने बताया था कि 3 होंगे सीरीज 3D 4D 5D, जिसमें 10-10 एलिमेंट्स होंगे, और जो लास्ट होगा उसमें कुछ एलिमेंट्स कम होंगे, है ना? उसके बाद से हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करी थी डिटेल में कि कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये लोग शो करते हैं, किस तरीके से n-1 d इलेक्ट्रॉन को हम फिल करेंगे, है, और हाफ फिल्ड में क्रोमियम और कॉपर के बीच यहाँ पे एक्सेप्शन था, किस तरीके से हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉन का. ठीक है, फिर एटॉमिक रेडियस पर हम लोगों ने जिसमें पढ़ा कि ये रेडियस रेगुलरिटी शो नहीं करते हैं, लाइक एसएनपी ब्लॉक एलिमेंट थोड़ी सी इरेगुलरिटी शो करते हैं. तो जहां जहां एक्सेप्शन था उन सभी पॉइंट्स को हमने यहाँ पे कवर किया. ये कुछ ग्राफ देखा. उसके बाद से आयनिक रेडियाइज की भी बात करी, मोलर वॉल्यूम डेंसिटी की बात करी, फिर बात करी आयनाइजेशन एनर्जी की कि भाई आयनाइजेशन एनर्जी ये किस तरीके से अलग बिहेवियर शो करते हैं. उसके बाद से हम लोगों ने थोड़ा सा देखा इनके नेचर ऑफ बॉन्ड बनाने का तरीका कि कौन कौन से ये लोग बॉन्ड बना रहे हैं, क्या कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं अलोंग विद द आयनिक बॉन्ड, और वैसे कंपाउंड जिनकी वैलेंसी थोड़ी सी ज्यादा होती है आयनिक बनाते हैं, सॉरी जिनकी कम होती है वो आयनिक बनाते हैं, व्हाइल दोज इन विच द हायर वैलेंसी फ्रॉम कोवलेंट कंपाउंड्स. और लास्ट में थोड़ा सा बात किया मेटेलिक कैरेक्टर की. ये मेटेलिक कैरेक्टर शो क्यों करते हैं? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. यानी अगर ये अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो प्रेजेंट जिनके पास, वो मेटेलिक कैरेक्टर शो नहीं करेंगे. तो ये है बेटा पूरा. कल हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन से. किसी को यहाँ तक अभी कोई भी डाउट हो तो प्लीज पूछो एक बार.
Anyone having any kind of doubt, then you can ask beta. No?